बिहार चुनाव में इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी किसी ने चुनाव में न देखा न सुना। चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इंडी गठबंधन ताल ठोक रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी को बिहार में हराकर ही दम लेंगे। लेकिन जब बिहार में नॉमिनेशन खत्म हो रहे हैं, जब चुनाव बिल्कुल पीक पर जाने वाला है, उस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जिसने नरेंद्र मोदी से लड़ने चले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के होश उड़ाए हुए। नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शन में पूरी फौज उतार दी। इधर राहुल तेजस्वी की फौज आपस में ही भिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं, अब लठबंधन हो गया है, जिसमें एक दूसरे पर लाठियां चल रही हैं और गठबंधन नाम की कोई चीज अब बची ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने ऑफिशियली कैंडिडेट्स की कोई लिस्ट जारी नहीं की। आरजेडी ने लिस्ट तो जारी नहीं की, लेकिन कई कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन के लिए पार्टी सिंबल दे दिया। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी बीआईपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही फाइनल नहीं हो पाया। हालत यह है कि पहले फेज में जिन 21 सीट पर वोटिंग होनी है, उनमें से 4 सीट पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन खत्म होने तक भी कोई गठबंधन सीट शेयरिंग ही फाइनल न कर पाया हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन खत्म हो गया, एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट की ऑफिशियल लिस्ट ही न आ पाई। बिना लिस्ट जारी किए पार्टी के सिंबल बांटे जा रहे हैं। यह हाल है महागठबंधन का। लेकिन बिहार में महागठबंधन में ऐसा हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी का गठबंधन बिहार में बिखर गया है। लालू यादव की आरजेडी अलग खेल में जुटी है, कांग्रेस में अलग ही खटराग चल रहा है, उधर इनके दूसरे सहयोगियों का अलग खेला चल रहा है। नरेंद्र मोदी के गठबंधन में क्या हो रहा है? भाई, एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो चुका, कौन कितनी और किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा यह भी क्लियर हो गया। यानी पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होते होते एनडीए ने महागठबंधन पर एक मामले में तो बढ़त बना ही ली। ऐसे सीट शेयरिंग को लेकर छिड़े घमासान पर महागठबंधन के नेता कैसे घिर गए हैं? अमित शाह के बयान ने एनडीए के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का कैसे मौका दे दिया? अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दरअसल कह दिया कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और एनडीए जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल करेगा। अमित शाह का यह कहना भर था, हंगामा मच गया। कई लोग तरह तरह की बातें करने लगे। लोग कहने लगे कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे? लेकिन इस भयंकर हलचल के बीच अमित शाह की बिहार में नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। अमित शाह और नीतीश कुमार की बंद कमरे में क्या बात हुई है? सब ऑल इज वेल है, नहीं है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? पीएम मोदी को मां की गाली देने वाले के साथ बिहार चुनाव में क्या हुआ है? शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू यादव कैसे फंस गए हैं, सब दिखाऊंगा। लेकिन बिहार में नॉमिनेशन, पहले फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन कैसे आज बवाल मचा है, देखिए जरा। उन्होंने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी की तो पूरी टीम लग गई है। खुद पीएम मोदी भी बिहार चुनाव में उतरने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी बिहार की जगह कभी यूपी में दिखते हैं, कभी असम में दिख रहे हैं। बिहार में जब चुनाव अनाउंस नहीं हुए थे तो राहुल गांधी पूरा माहौल बिहार में बनाए, यात्रा निकाल दी है, नरेंद्र मोदी पर वोट चोरी का खूब आरोप लगाए। लेकिन अब जब बिहार में चुनाव पीक पर आ गया, नॉमिनेशन की मारामारी चल रही है, अरे भाई साहब, राहुल गांधी के मुद्दे कहीं दिख ही नहीं रहे और ना राहुल गांधी खुद बिहार में दिख रहा है। आज राहुल गांधी यूपी में उस हरिओम वाल्मीकि के घर पे थे जिसकी कुछ दिनों पहले रायबरेली में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी असम में सिंगर जुबिन गर्ग के घर चले गए, जिनकी कुछ समय पहले ही संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। यानी राहुल गांधी यूपी जा रहे हैं, असम जा रहे हैं, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में कब जाएंगे? भाई, इनका बिहार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा क्या? क्योंकि वहां तो महागठबंधन में मार मची पड़ी, कांग्रेस के टिकट बंटवारे में बवाल चल रहा है। महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए लोग उतर गए और राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पा रहे।
राहुल गांधी और तेजस्वी के गठबंधन की हालत यह हो रखी है कि इस गठबंधन में जो भी पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रही हैं। बताइए कैसा गठबंधन है। कांग्रेस के अंदर बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर भयंकर बवाल तो चल ही रहा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस का अलग विवाद हो गया है, क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट में 4 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिया और आरजेडी ने भी सिंबल बांट दिया। बताइए, ये इनका गठबंधन है। महागठबंधन में कहलगांव, लालगंज, वैशाली और बछवाड़ा और इसके अलावा लखीसराय सीट पर भी पेंच फंसा हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में इन 5 में से 4 सीटों पर बिना आरजेडी से कहा जा रहा है चर्चा की अपने कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस ने लालगंज से आदित्य कुमार राजा, वैशाली से इंजीनियर संजीव सिंह, बछवाड़ा से शिव प्रकाश गरीबदास, लखीसराय से अमरेश कुमार को टिकट दिया। ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही आरजेडी में बैठकों का दौर शुरू हो गया और तय किया गया कि जिन विवादित सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं वहां आरजेडी भी कैंडिडेट उतारेगी। और लालगंज से तो आरजेडी ने शिवानी शुक्ला को टिकट दे भी दिया और उन्होंने नॉमिनेशन भी भर दिया। उधर खुद बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद तारिक अनवर ने भी कांग्रेस की लिस्ट पर नाराजगी जताई। तारिक अनवर ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस की लिस्ट से साफ हो गया है कि कैंडिडेट चुनने का कोई मापदंड ही तय नहीं किया गया, बल्कि पिक एंड चूज के आधार पर लिस्ट तैयार हुई। सुनिए तारिक अनवर। अभी हमने देखा कि 113 मतों से हारने वाले मुन्ना शाही जी पूर्व विधायक, उनकी टिकट काट दी गई और वैसे लोगों को टिकट दिया गया जो 28,000 से 25,000 से 30-32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई है और उनको टिकट दिया गया। तो ये जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन इससे एक बात तो जाहिर हुआ कि कोई मापदंड नहीं था, पिक एंड चूज था। कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं भाई कि कांग्रेस ने ऐसे टिकट बांटा है जिसका कोई मापदंड नहीं। अब बताइए, राहुल गांधी है नहीं, कोई प्रचार कर नहीं रहे, इनका गठबंधन में टिकट शेयरिंग नहीं हो पा रही, खुद की टिकटें जो है वो गलत शलत बांट रहे हैं, फिर कल को हारेंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गया। कांग्रेस ने ऐसे ऐसे टिकट बांटे हैं कि उनके खुद के सांसद नाराज कह रहे कि 113 वोट से जो हारा उसका टिकट काट दिया और जो 30,000 से हारा था उसको टिकट दे दिया। कांग्रेस में गजब खेल चल रहा है। कांग्रेस का हाल यह भी देखिए कि नरेंद्र मोदी को जिस मंच से बिहार में गाली दी गई थी, उस मंच, उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता को टिकट दे दिया। फिर जब बवाल हुआ तो उसका टिकट काट कर किसी और को दिया। दरभंगा में यह वही जगह है जहां 27 अगस्त को राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इंडी गठबंधन के बनाए मंच से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी, जिस पर बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा बवाल हुआ। लेकिन अब कांग्रेस ने क्या किया वो देखिए। दरभंगा की जाले सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस इस सीट पर मोहम्मद नौशाद को टिकट देने का मूड बना चुकी थी, यह कहा जा रहा है। मोहम्मद नौशाद वही शख्स है जिसे दरभंगा में राहुल और तेजस्वी की सभा का आयोजक बताया गया था। सूत्रों के मुताबिक विरोध की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने रातों रात फैसला पलट दिया और मोहम्मद नौशाद को नॉमिनेशन करने से रोक दिया। और पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म होने से कुछ मिनट पहले इस सीट पर आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, जो कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बताइए, बिहार में राहुल गांधी के गठबंधन का जो हाल है उसे देखकर तो खुद गठबंधन के नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। इतनी मारामारी है कि कांग्रेस के गठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। सुनिए कैसे मुकेश सहनी ने लास्ट में आकर हाथ खड़े कर दिए कि भाई छोड़ो, मैं लड़ूंगा ही नहीं। नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और जिस मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मालूम चल रहा है कि आप राज्यसभा में जा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। मुकेश सहनी का यह बयान महागठबंधन में मची जबरदस्त खटपट के बीच आया। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को गठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, ये लास्ट तक न राहुल गांधी तय कर पाए न तेजस्वी यादव तय कर पाए। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे थे, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के पसीने छूट गए। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की भी डिमांड रख दी थी। मुकेश सहनी के साथ सीटों पर बात ना हो पाने की वजह से ही लास्ट समय तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग फाइनली नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि महागठबंधन के दलों ने अपनी अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी और कई जगहों पर गठबंधन की 2 पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए। यह भी कहा गया कि हो सकता है कि मुकेश सहनी पलटी मारकर एनडीए में चले जाएं या फिर अकेले चुनाव लड़ें। इससे महागठबंधन में हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से बात की, फोन पर फोन लगाए गए, बैठकों का दौर चला। इतनी कसरत करने के बाद अब कहा जा रहा है कि किसी तरह से मुकेश सहनी माने और अपनी पार्टी के लिए 15 सीट पर तैयार हो गए।
महागठबंधन में अंदर ही अंदर इतना सब घमासान चल रहा है, इसने कांग्रेस और राहुल गांधी के भी पसीने छुड़ाए ही होंगे। पहले तो गठबंधन इस बात पर फंसा था कि तेजस्वी सीएम फेस होंगे या नहीं, फिर इस बात पर पेच फंसा कि सीट शेयरिंग कैसे होगी, कौन दूसरों के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी देगा। सुनिए इस पूरे बवाल पर बिहार कांग्रेस के नेता ही खुद क्या बता रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे बीजेपी इस सब के मजे ले रही है और अमित शाह ने ऐसा क्या कहा जिस पर अलग बवाल हो गया है। कोई तकलीफ नहीं है, सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उसमें कहाँ कोई दो राय होता। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं सीटों का बंटवारा सब अंदर अंदर काम तो चल ही रहा है, तब नहीं गमछा पहन के जा रहे हैं। 2020 में जितना सीट मिला था कांग्रेस को उतना इस बार मिल नहीं पा रहा है। वही विवाद है, उस विवाद को आप लोग इधर ले आते हैं। आप लोगों में असली विवाद हम लोगों में कोई विवाद नहीं, कोई नाराजगी नहीं, उनकी नाराजगी अरे दूर हो गई यार उनकी नाराजगी। सर 2020 में जितनी सीटें आप लोगों को मिली थी उतनी सीटें इस बार नहीं मिल रही है, किस बात के तो लिए? मुकेश जी को एडजस्ट करने में, उनको सम्मान देने में कुछ तो इधर उधर करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हम लोग कम कर लिए। अब महागठबंधन के अंदर घमासान चल रहा है तो बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी कह रही है कि बिहार में कांग्रेस और राजद का गठबंधन बिखर गया है, सभी दल अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन किस सीट से लड़ रहा है। कई जगह राजद और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। लेफ्ट पार्टियां अपना अस्तित्व तलाश रही हैं। प्रशांत किशोर के मैदान छोड़ने के बाद जनसुराज की हालत न घर की न घाट की हो गई है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करके राहुल गांधी ने उनका राजनीतिक कद और छोटा कर दिया है। वहीं तेज प्रताप यादव बिहार के विपक्ष में एक्स फैक्टर बनकर उभरे हैं। आगे विपक्षी खेमे में और बिखराव होगा, लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोलंबिया में छुट्टी के बाद अब देश भ्रमण में मसरूफ हैं, इसलिए बिहार के लिए समय ही नहीं मिला। 14 नवंबर को फिर इनका नया रोना धोना शुरू होगा, यह अमित मालवीय ने ट्वीट किया। बीजेपी के साथ ही जेडीयू ने भी सीट बंटवारे पर छिड़े घमासान के लिए महागठबंधन को निशाने पर लिया है। ललन सिंह ने तो महागठबंधन के को ठगबंधन बताया और आरोप लगाया कि महागठबंधन के नेता एक दूसरे के साथ ठगी करने में जुटे हैं। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं। एनडीए के नेताओं ने महागठबंधन को निशाने पर लिया तो महागठबंधन की तरफ से पलटवार का मोर्चा संभाला पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार के नाराज होने का दावा किया और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सुनिए पप्पू यादव। बीजेपी अपना घर देखे ना, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। हाँ? हद हो गया। इतना बड़ा पार्टी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, पैसा, धन कुबेर, डबल इंजन की सरकार, तब तो हनुमान को औकात बताए, आराम बचा ही नहीं पाए। सब सीट पर अपना निंद्रा टूटी जीनियस नीतीश कुमार जी की। बड़े बाप रे बाप, विभीषण सब हमको खाइए जाएगा। बीजेपी को बोला कि आप जाइए अपना सीएम बनाइए, आपको बहुत औकात पे आ गया। मांझी जी बोला एनडीए नुकसान में जाएगा। इंडी गठबंधन ने कुछ दिनों से यह माहौल बनाया हुआ है कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। सीटों को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं है। इसके बाद कल अमित शाह का नीतीश कुमार को लेकर एक बयान आया और इसे लेकर भी इंडी गठबंधन वाले हल्ला मचाने लगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को अमित शाह सीएम नहीं बनाने जा रहे। अमित शाह ने कहा था कि एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला विधायक दल करेगा। इसी पर कांग्रेस और आरजेडी कैसे एनडीए को घेरने लगी वो सुनिए, फिर उसकी सच्चाई भी बताता हूं। अमित शाह अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि दूसरे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ हैं। पूरा देश जानता है कि बीजेपी की राज्य की सरकार हो या तो साझे की सरकार हो, वो तय करने वाले दो ही आदमी। तो इन्होंने तय कर दिया है कि अब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वरना तो हर जगह सीएम का चेहरा डिक्लेयर करके चलते हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो गया, इसलिए चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी, अच्छी सीटें दी। ये तो स्पष्ट हो गया जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अब जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया
और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। जिस तरह इंडी गठबंधन के नेताओं ने अमित शाह के बयान को लेकर माहौल बनाया, एक बार के लिए उससे एनडीए के नेता भी कंफ्यूज नजर आए। जेडीयू ने अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि कहीं कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। लेकिन एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने कह दिया कि अमित शाह के बयान को आधिकारिक माना जाएगा। ऐसे में चुनाव से पहले जनता के सामने आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ललन सिंह और जीतन राम मांझी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग में आज क्या हुआ है। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में। लेकिन इस सारे कंफ्यूजन को और सीएम फेस को लेकर चल रही अटकलों को आज खुद अमित शाह ने तब दूर कर दिया जब वो नीतीश कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे। आज अमित शाह ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ अमित शाह का स्वागत किया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कहीं कोई टकराव नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं। देखिए कैसे हंसते खिलते मिल रहे हैं। अमित शाह और नीतीश कुमार की अच्छी बातचीत हुई और इस मीटिंग में क्या बातें हुई उसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि आज ही अमित शाह ने यह भी कहा कि बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। सुनिए अमित शाह को। कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। आज अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात हुई। इसमें बिहार चुनाव में एनडीए की जीत की रणनीति पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में 3 पॉइंट्स पर चर्चा हुई। पहला यह कि चुनाव की रणनीति और प्रचार का कार्यक्रम। इसमें एनडीए की संयुक्त सभाओं, पीएम मोदी समेत स्टार प्रचारकों के बिहार दौरे और चुनावी रैलियों के कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही यह भी तय किया गया कि आने वाले हफ्तों में एनडीए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह था कि बागी उम्मीदवारों पर डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। नीतीश कुमार से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने एनडीए के उन कैंडिडेट्स पर चर्चा की जो बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक में तय किया गया कि ऐसे कैंडिडेट से चर्चा की जाएगी ताकि एनडीए की एकजुटता बनी रहे। तीसरा पॉइंट था कि चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग और तालमेल बेहतर हो। अमित शाह और नीतीश कुमार की बैठक में चुनाव प्रचार अभियान की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने तय किया कि एनडीए के सभी दल प्रचार अभियान के लिए तालमेल बैठाएंगे ताकि वोटर्स तक एक मजबूत और साझा संदेश पहुंचाया जा सके। नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों को लेकर इंडी गठबंधन माहौल तो बना रहा है, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा। उधर इंडी गठबंधन ने कुछ ऐसा किया कि बीजेपी ने फिर से लालू यादव के जंगल राज का चैप्टर खोल दिया। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर लालू परिवार और आरजेडी फंस गए, क्योंकि इस पर बीजेपी ने तगड़ा हमला कर दिया। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से टिकट दे दिया है। जिस शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया, वो शहाबुद्दीन भले ही अब दुनिया में ना हो, लेकिन लालू राज को जंगल राज बनाने में शहाबुद्दीन का क्या योगदान था, यह समझना जरूरी है। सिर्फ 19 साल की उम्र में शहाबुद्दीन तब चर्चा में आया था जब 1986 में उसके खिलाफ पहली बार आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। सिवान से 4 बार एमपी और 2 बार एमएलए रह चुके शहाबुद्दीन को 1990 में लालू ने विधानसभा का टिकट दिया। 1995 में एक बार विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही इस बाहुबली नेता का कद इतना बढ़ गया कि पार्टी ने 1996 में लोकसभा का टिकट दे दिया। एक बार फिर शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की। इसके बाद शहाबुद्दीन संसद पहुंचा और फिर कई वारदातों में उसका नाम सामने आने लगा।
शहाबुद्दीन का हौसला इतना बढ़ चुका था कि एक बार उसने आरजेडी नेता को अरेस्ट करने आए पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद फोर्स के साथ उसे पकड़ने पहुंची पुलिस और उसके गुर्गों के बीच घंटों गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग घायल हुए। 2004 के तेजाब कांड के नाम से मशहूर हुए सनसनीखेज हत्याकांड में शहाबुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज हुआ, लेकिन आरजेडी की सरकार में उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हो पाई। इस हत्याकांड में 2 लोगों की हत्या के बाद उन्हें तेजाब से जला दिया गया था और फिर शव के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भरकर फेंक दिया गया था। साल 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई तब शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ और उसी साल शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ 39 हत्या और अपहरण के केस थे। अब शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट दिया तो आज अमित शाह ने लालू परिवार और आरजेडी को, कांग्रेस को, सबको घेरा। आप सभी लोग अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच छिड़े घमासान के बीच सबकी नजर स्टार पावर पर भी टिकी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने आज दरभंगा की अलीनगर सीट से नॉमिनेशन किया। मैथिली ठाकुर इस चुनाव में बीजेपी का सबसे युवा चेहरा है। बिहार चुनाव में भोजपुरी स्टार पावर की सबकी नजरें हैं। छपरा में आज आरजेडी के टिकट पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने नॉमिनेशन किया। छपरा में नॉमिनेशन के लिए पहुंचे खेसारी लाल को देखने के लिए लोगों की भयंकर भीड़ पहुंची हुई थी। टिकट मिलने की खुशी और नॉमिनेशन में उमड़ी भीड़ को देखकर खेसारी लाल भावुक हो गए और विधायक जितेंद्र राय के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। खेसारी लाल यादव ने चुनाव में भी उन्हें इसी तरह का समर्थन मिलने की उम्मीद जताई। सुनिए नॉमिनेशन के बाद खेसारी लाल यादव क्या बोले। आने वाले समय में अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही रहा तो एक भिखारी दूसरा खेसारी, इसको भी कोई नहीं भूल पाएगा। मैं वैसा काम करना चाहता हूँ। मैं जीवन में जहाँ गया हूँ हमेशा मैं प्रयास किया हूँ बदलने को। मेरा नाम शत्रुघ्न है, बट मैंने अपने हुनर से अपना नाम बदल दिया। मेरे पास शक्ल नहीं थी, आज लोगों को सुंदर लगता हूँ। शिक्षा नहीं थी, बट शिक्षित बातें भी कर लेता हूँ। मेरे पास परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आज मेरे पास इतने बड़े बड़े परिवार हैं। आज इतने लोगों का प्यार मेरे साथ है। आरजेडी की तरफ से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव चुनाव के मैदान में है तो बीजेपी की तरफ से भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह ने मोर्चा संभाला हुआ है। बिहार चुनाव में इन दोनों भोजपुरी स्टार्स में कौन भारी पड़ेगा, यह जानने के लिए हमारे सहयोगी बिहार की जनता के बीच पहुंचे। सुनिए छपरा के लोग खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में किसको ज्यादा दमदार बता रहे हैं। पवन सिंह कौन, किसमें दम है ज्यादा? देखिए, दम किसी में नहीं है। बिहार का पूरा युवा बदलाव के मूड में है और इस बार बदलाव तय है। किसी पावर स्टार और सुपर स्टार के आने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब राजनीतिक बदलाव तय है और छपरा में खासकर बदलाव होगा। छपरा में बदलाव होगा, मतलब खेसारी लाल यादव % पवन सिंह आएगा नहीं आएगा इसका गारंटी नहीं है, लेकिन छपरा में बदलाव तय है और बदलाव होगा। खेसारी लाल यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह भले टिकट न मिला हो लेकिन वो प्रचार कर। किस इन सुपरस्टारों में कितना दम है और कौन आपको प्राणी है और किसी भी जगह से जो है वो अपना युद्ध कर सकता है, अर्थात किसी भी पार्टी का टिकट लेकर वो विजय प्राप्त कर सकता है। अब जहां तो होती है कि जनता किसको कितना चाह रही है, ये तो समय बताएगा, ये समय तय करेगा। खेसारी लाल यादव में दम है? क्या एक चीज बता रहा हूँ, आज के डेट में सभी नौजवान उनको चाहते हैं और भोजपुरी का एक बहुत अच्छा कलाकार है, तो सभी लोग उनके लिए, सब लोग उनको जो है दिल से चाहते हैं। भोजपुरी एक्टर्स भी अब चुनाव लड़े। खेसारी लाल यादव यहाँ पर है। पवन सिंह को भी मैदान में उतरना था लेकिन वो नहीं आए। कितना दम है इन पावर स्टार्स में? पवन सिंह सच्चा सिपाही है बीजेपी का। एक तरफ खेसारी लाल है, पवन सिंह भी इस जिला में आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे। अब प्रचार जोर शोर से होगा बीजेपी के। कोई कितनो दम लगा ले, मोदी के नेतृत्व में। तो भैया सबका दम दिख रहा है और बिहार में आखिरी दम तो वोटर दिखाएगा और उसका नतीजा आएगा तो सबसे पहले नवभारत पर आपको दिख जाएगा। लेकिन दम की बात हो ही रही है तो अगला चैप्टर जिसमें आपको भारत की इकोनॉमी का दम दिखाता हूं। पीएम मोदी का दिवाली वाला बूस्ट और 14 लाख करोड़, मार्केट से क्या धमाकेदार खबर आ गई तस्वीर। दिवाली पर राम मंदिर को ऐसा भव्य सजाया है बॉस कि देखकर हर सनातनी का मन गदगद हो जाएगा। आज वो भी आपको दिखाऊंगा।
भारत की इकोनॉमी को डेड कहने वाले और इसे लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने वाले गजब सन्नाटे में चले गए, क्योंकि भारत की जिस इकोनॉमी को ये लोग डेड बता रहे थे, वो इकोनॉमी तो धमाके पर धमाके करती चली जा रही। दिवाली के त्योहार के बीच भारत की इकोनॉमी के लिए कैसे अच्छी खबरें आ रही हैं, आप खुद देखिए। भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा तेजी से दुनिया में बढ़ रही है। IMF जैसे संस्थान भारत पर भरोसा कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी के GST रिफॉर्म के बाद देश में चले बचत उत्सव ने धमाल मचा दिया। दिवाली पर 5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है, सिर्फ दिवाली पर, और पूरे त्योहारी सीजन में 14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होने का अनुमान है। यानी उन सभी को मुंहतोड़ जवाब मिल गया जो भारत की इकोनॉमी को खत्म बता रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एजेंडा चला रहे थे। इन्हें भारत की इकोनॉमी अपना असली जलवा तो अब दिखा रही। आज आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी से लेकर काशी तक कैसे दिवाली पर जगमगा रहे हैं, राम मंदिर कैसे जबरदस्त सजा है, उसकी झलक भी दिखाऊंगा। पहले खबर की झलक देखिए। देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। GST से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि GST की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। GST कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है। हमारे यहाँ इंडी गठबंधन और बाहर ट्रम्प जैसे नेता ये नैरेटिव बनाते रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी में दम नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमी को लेकर कई ऐसे धमाके किए जिससे सबको तगड़ा जवाब मिला है। पहले GST रिफॉर्म और इसके बाद त्योहारों में बाजारों की रौनक बता रही है कि भारत की इकोनॉमी को कोई एजेंडा रोक नहीं पाएगा। और सिर्फ दिवाली के बिजनेस की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक दिवाली पर 5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होने का अनुमान है, जो पूरे नेपाल की GDP से ज्यादा है। पाकिस्तान के रक्षा बजट से 5 गुना ज्यादा है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, गहने और हर सेक्टर में तेजी आ रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री में 30% की बढ़त हो सकती है। इतने बम्पर बिजनेस के पीछे पीएम मोदी के GST रिफॉर्म का बड़ा हाथ माना जा रहा है। GST कम होने से लोगों की बचत हो रही है और त्योहार पर वो जमकर शॉपिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, टैक्स में जो छूट मिली उसके बाद लोगों की जेब में पैसा है खर्चा करने के लिए। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। GST से बड़ा फर्क पड़ा, लोगों में जोश है कि हम भारतीय सामान खरीद रहे हैं, भारतीय ही बेच रहे हैं। GST घटने से लोगों के पास 2 पैसे पहले से सुरक्षित हो रहे हैं और अपने त्योहार पे, कहीं आने जाने में, रिश्तेदारी में, त्योहार पे लोग खर्च कर रहे हैं। GST कम होने से जो है लोगों की जेब में सेविंग हो रही है, और सेविंग होने का मतलब है फिर मार्केट में लोग खर्च करने के लिए बाहर निकलेंगे। जितना सोचा था उससे ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि GST की वजह से बहुत सारे प्राइस ड्रॉप हुए हैं। लोग खुद ही कह रहे हैं भाई, जितना सोच के आए थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। दिवाली पर जो कारोबार होने का अनुमान है वो तो हैरान करने वाला है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा एक और है। नवरात्र से शुरू हुए फेस्टिव सीजन में दिवाली तक जो कारोबार होगा उसके नंबर सुनकर बड़े बड़ों की आंखें चौंधी आ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में देश भर में 12 लाख करोड़ से लेकर 14 लाख करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है। GST दरों में कमी के बाद ग्राहक ज्यादा खर्च कर रहे हैं। कपड़े, शादी के सामान, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ज्यादा खर्च हो रहा है। FMCG और QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जैसे सेक्टर में अच्छा बिजनेस होगा। यह है इंडियन इकोनॉमी की ताकत, जो सिर्फ एक त्योहार पर इतना बम हो गई कि पूरे साल का अनुमान आप खुद लगा लीजिए क्या होगा। इस फेस्टिव सीजन शेयर मार्केट में भी गजब की तेजी दिख रही है, यानी आप जिधर देखिए उधर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। शेयर मार्केट की बात करूं तो अक्टूबर महीने में BSE सेंसेक्स 3685 अंक बढ़ चुका है, यानी 17 कारोबारी दिन में 4% की बढ़त है। निफ्टी 50 1098 अंक बढ़ा है, यानी 4.5% की ग्रोथ वहां भी है। आज ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 484 अंक की बढ़त देखने को मिली, जबकि निफ्टी 50 में 124 अंक की बढ़त आज दिखी। 15 और 16 अक्टूबर को यानी 2 दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ का मुनाफा हो चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑल टाइम हाई पर है। इसकी कुल वैल्यू 75 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर 12.7% की वृद्धि देखी गई है, यानी हर तरफ से इकोनॉमी को लेकर बम कर देने वाली खबरें आ रही। इधर यह सब हो रहा है, उधर पीएम मोदी ने एक और धमाका किया स्वदेशी को लेकर। स्वदेशी और मेक इन इंडिया में पीएम मोदी ने नई जान फूंक दी है। पीएम मोदी ने इस फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही स्वदेशी का मंत्र दिया था। पब्लिक से अपील किए थे कि स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए।
और इसका असर यह हुआ कि दिवाली पर खरीदारी के दौरान लोग स्वदेशी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे छोटे दुकानदारों को फायदा हो रहा है। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी मेले भी कई जगह आयोजित किए जा रहे हैं। लोग किस तरह से स्वदेशी उत्पाद खरीद रहे हैं और दूसरों से भी अपील कर रहे हैं कि भाई तुम भी स्वदेशी खरीदो, देखिए एक बार। मैं ऐसे ही एक स्वदेशी मेले में मौजूद हूँ जहाँ पर अलग अलग जिलों से आए हुए, कोई आजमगढ़ से आया हुआ है, कोई गोरखपुर से आया हुआ है, कोई बलिया से आया हुआ है, कोई जौनपुर से आया हुआ है। वो दुकानदार अपने हाथों से बनी डेकोरेटिव आइटम्स बेच रहे हैं। जो बिजली की लाइट्स होती हैं उनके बजाय दियों को वरीयता दी जा रही है, क्योंकि दिए यहाँ पर बनते हैं और ज्यादातर जो लाइटिंग होती है, लड़ियाँ होती हैं, वो बाहर से आती हैं। तो ऐसे में लोगों की कोशिश ये है कि जो पारंपरिक तरीका है दीपोत्सव मनाने का, जिसमें दिए जलाए जाते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा है रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम आए हम, रिस्पॉन्स अच्छा मिला है हमारे को उधर। एब्सोल्युटली, हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगा। देख रहे हैं, लुक एट दैट गाइस, ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो ये है कि हमें अपने देश का पैसा अपने देश में लाना। हम लोग तो सिर्फ स्वदेशी खरीद रहे हैं। अच्छा, सिर्फ स्वदेशी। हाँ बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, व्हाई नॉट। हम तो दिए भी अपने स्वदेशी यूज करते हैं और लाइटें भी आजकल सब आ ही रही हैं, तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट ओनली। हम लोग स्वदेशी ही चीजें लेते हैं। हाँ। और अपने देश की। हाँ। कह रहे हैं कि लोग जो स्वदेशी है उस पर फोकस कर रहे हैं। हाँ, फोकस कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं स्वदेशी, हमको दिया अच्छा चाहिए, मिट्टी के लक्ष्मी गणेश चाहिए, सब इंडियन प्रोडक्ट्स चाहिए। वो ज्यादा अच्छा है, अपना देश की चीजें आप मतलब उसको बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्ट लेंगे तो वो अच्छी चीज है। दिवाली से पहले धनतेरस आता है और धनतेरस पर सोने की जमकर खरीदारी होती है। इस बार तो धनतेरस पर बम्पर खरीदारी की उम्मीद की जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर 50,000 करोड़ का बिजनेस होने का अनुमान है। सोने चांदी के सिक्कों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सोने चांदी के गहनों में नई डिजाइन की डिमांड बढ़ी है और यह हाल तब है जब सोने और चांदी के रेट लगभग आसमान पर है। लोगों का कहना है कि भले सोना महंगा हो जाए तो हो जाए, लेकिन सोना तो सोना है बॉस, लेंगे। और सोने में निवेश को सुरक्षित निवेश भी मान रहे हैं लोग। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। चलो एक अच्छा त्यौहार है तो गोल्ड खरीदेंगे, क्योंकि कभी भी सोना सोना ही है। ये रेट से भी लोग अच्छे से खुशी खुशी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के और शादी ब्याह के प्रसंगों को लेकर के लोग सालाना भी जो खरीदारी करते हैं सब खुशी खुशी ये रेट से कर रहे हैं। कि नई डिजाइन है, नया कुछ लेंगे, ऐसा सब सोच करके त्योहार में कुछ लेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा है क्योंकि कस्टमर को बहुत सारा फायदा दिख रहा है और बढ़ने से फायदा हो रहा है। जिसने 70 में लिया था, 75 में लिया था, जैसे मैंने 99 में लिया था, लेकिन आज बहुत खुशी है। दिवाली के मौके पर एक तरफ जहां इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है तो दूसरी तरफ सनातन की गौरव पताका भी लहराने को तैयार है। रामनगरी अयोध्या में दिवाली के मौके पर खास तैयारी की गई है। प्रभु राम का मंदिर ऐसा जगमगा रहा है कि लोग हैरान हो जा रहे हैं। अयोध्या को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है। आप देखिए बॉस, भगवान राम की नगरी कैसे जगमगाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु राम के विजयोत्सव के लिए अयोध्या वाले पलके बिछाए बैठे। रंग बिरंगी लाइटों से चमकती हुई अयोध्या की रौनक देखते बन रही है। दिवाली पर राम मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरा मंदिर आप देखिए, एरियल शॉट देखिए ऊपर से ड्रोन से, पूरा मंदिर रोशनी से चमक रहा है। मंदिर की चीज लगने वाली है। राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे स्वर्ण मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। ये धर्म ध्वजा केसरिया रंग की होगी। इस पर सूर्य वंश के प्रतीक सूर्य और अयोध्या के राज ध्वज के रूप में कोविदार वृक्ष का चिन्ह अंकित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वजा लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर से हो जाएगी। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिसका समापन 25 नवंबर को होगा और उसी दिन पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराएंगे। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में दिवाली धूमधाम से मनाई जा रही है और दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, जब सरयू नदी के घाट पर लाखों दिए एक साथ जलाए जाते हैं, जिससे ऐसा भव्य नजारा दिखता है कि भाई देखने का मन करता है कि क्या अद्भुत है। आप देखिए, इस बार भी दीपोत्सव की खास तैयारी की जा रही है। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन होगा और इस बार राम की पैड़ी पर 26,11,101 दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। दीपोत्सव के लिए सैकड़ों स्वयंसेवक लगातार काम कर रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्र भी इस काम में लगे हुए हैं। तो ये प्रभु श्री राम की नगरी, उसकी चमक और देश की जो इकोनॉमी है उसकी चमक, वो सब आपको दिखाया।
जिसमें आपको बताऊंगा सबसे महंगी कार, घड़ी और शादी के बाद सबसे महंगा घर। मुकेश अंबानी के बेटे का घर देखकर दिमाग हिल जाएगा। अनंत अंबानी के 640 करोड़ के विला की वो तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। पिछले साल जब मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हुई तो दुनिया में उनकी रईसी की चर्चा हुई। दिल खोलकर खर्च करने का अंदाज देखा दुनिया ने। आज हम आपको अनंत अंबानी का दुबई का विला दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि इस विला की भी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुबई के पास जुमेराह में खरीदे गए इस विला को दुबई का सबसे महंगा घर कहा जा रहा है। अब दुबई जैसे शहर में सबसे महंगा घर है तो उसमें मिलने वाली सुविधाएं और वहां रखा सामान, विला की एक एक चीज भी एक्सक्लूसिव ही होगी। लेकिन इस विला को लेकर सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि अनंत अंबानी को यह विला उनकी शादी में गिफ्ट में मिला। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने यह विला उन्हें गिफ्ट किया था, जिसे मुकेश अंबानी ने उस वक्त 640 करोड़ रुपए में खरीदा था। 100-200 करोड़ नहीं, बल्कि अपने बेटे को गिफ्ट में देने के लिए मुकेश अंबानी ने 640 करोड़ रुपए में विला खरीदा। इतना महंगा गिफ्ट तो शायद किस्से कहानियों में भी सुनने को नहीं मिलता होगा। हालांकि अंबानी परिवार की नेटवर्थ और पूरी दुनिया में फैले उनके बिजनेस के आगे 640 करोड़ कुछ भी नहीं है, और बेटे के लिए उनका प्यार तो असीम है ही। तो उन्होंने कहा बेटे को कि जाओ दुबई में एक घर ले लो। अनंत अंबानी अपनी पत्नी राधिका अंबानी के साथ दुबई में इसी विला में रहते हैं। आज हम अनंत अंबानी के विला की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यह भी बताएंगे कि अनंत अंबानी का विला दुबई का सबसे महंगा घर क्यों है। अनंत अंबानी के सबसे महंगे शौक और उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक, अंबानी परिवार दिल खोलकर खर्च करने के लिए मशहूर है। ऐसे में जब अपने ही बेटे को गिफ्ट देने की बात आई तो मुकेश अंबानी ने कोई कंजूसी नहीं दिखाई, बल्कि दुबई के सबसे महंगे विला को चुना। अनंत अंबानी का यह विला दुबई के पास पाम जुमेरा में मौजूद है। पाम जुमेरा पाम के पेड़ के शेप में बना आर्टिफिशियल आइलैंड है और अनंत का विला इसके नॉर्थ में मौजूद है। अनंत अंबानी का यह विला कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अनंत अंबानी का विला 33,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, जहां से फारस की खाड़ी का खूबसूरत नजारा दिखता है। अनंत अंबानी के विला में ही 70 मीटर चौड़ा प्राइवेट समुद्र तट भी मौजूद है। मतलब अपना समुद्र तट है भाई। अनंत अंबानी का यह विला 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है और पूरा का पूरा बीच उनका खुद का है, यानी जब चाहें समंदर के किनारे सैर के लिए निकल सकते हैं। किसी के आने जाने की चिंता नहीं। हालत यह है कि जो भी लोग अब दुबई घूमने जाते हैं वो बुर्ज खलीफा को देखने के बाद अनंत अंबानी का विला देखने आजकल चले जा रहे हैं। सफेद रंग के इस विला का इंटीरियर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। इस विला को इंटरनेशनल लग्जरी आर्किटेक्ट्स ने डिजाइन किया था और यही वजह है कि अनंत अंबानी का यह विला दुबई का सबसे महंगा विला बताया जा रहा है। यहां रखी हर चीज न सिर्फ महंगी है बल्कि इतनी शानदार है कि आम लोगों ने तो देखी भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अनंत अंबानी के विला में 10 बेडरूम है, 3,000 वर्ग फीट का लिविंग एरिया है, इंडोर और आउटडोर स्विमिंग पूल है, सोना बाथ और लग्जरी प्राइवेट स्पा है, एक सलून भी है और बार भी शामिल है। यानी हर वो सामान, लग्जरी की वो चीज जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी वहां है। भाई आप सोचिए ना, लिविंग एरिया 3,000 स्क्वायर फीट का है, उतने का तो मिडिल क्लास का 2 घर उसमें उतने में आ जाएगा जितना का लिविंग एरिया है। इस विला की खूबसूरती और उसमें मौजूद लग्जरी सुविधाओं को देखते हुए ही मुकेश अंबानी ने इस विला को गिफ्ट के तौर पर चुना था। मुकेश अंबानी ने यह विला कुवैत के टाइकून मोहम्मद अल शाया से खरीदा था। मोहम्मद अल शाया स्टारबक्स, H&M, विक्टोरिया सीक्रेट जैसे ब्रांड के मालिक हैं। मुकेश अंबानी ने पहला विला 2022 की शुरुआत में खरीदा। 640 करोड़ के इस विला को अनंत अंबानी को गिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा विला अक्टूबर 2022 में खरीदा। पाम जुमेरा के दूसरे विला की कीमत 1350 करोड़ रुपए थी। दुबई का पाम जुमेरा वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी सेलिब्रिटीज के विला हैं। अनंत अंबानी के अलावा पाम जुमेरा में ब्रिटिश फुटबॉलर डेविड बेकहम का विला भी है। शाहरुख खान ने भी एक विला यहां पे लिया हुआ है। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की भी कई प्रॉपर्टी हैं। सानिया मिर्जा का ग्रीक स्टाइल का विला है बताया जाता है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने एक विला यहां पे गिफ्ट किया है। सोहेल खान ने भी पाम जुमेरा में इन्वेस्ट किया है, ऐसा बताया जाता है। दुबई का पाम जुमेरा इतना मशहूर क्यों है और क्यों दुनिया भर की सेलिब्रिटी यहां घर खरीद रही हैं, वो भी जानना चाहिए आपको। दुबई का पाम जुमेरा दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल आइलैंड है। देख रहे हैं जिस तरह से ताड़ का पेड़ नहीं होता वैसा बनाया हुआ है। इसका निर्माण 2001 में शुरू हुआ और 2007 में लोगों ने रहना शुरू किया। ताड़ के पेड़ जैसा आकार होने के कारण इस द्वीप का नाम पाम जुमेरा रखा। समंदर के बीच बनाए गए इस द्वीप के बेस को रेत और चट्टानों से बनाया गया है और द्वीप समंदर की लहरों और तेज हवाओं से पूरी तरह सुरक्षित है।
इसके लिए द्वीप पर 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया है। लग्जरी विला के अलावा यहां होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा है, क्लब है, अपार्टमेंट है। लेकिन पता नहीं होटल में क्या ही होता होगा जो घर में नहीं है। यहां करीब 80,000 लोगों को के एक साथ रहने की व्यवस्था है। भाई पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, दुनिया में बहुत लोग अमीर भी हैं, अरबपतियों खरबपतियों की लाइन लगी है, लेकिन पैसा खर्च कैसे किया जाता है, जिंदगी को कैसे जिया जाता है, ये कोई अंबानी परिवार से सीखे। अंबानी परिवार में पिछले साल हुई शादी की तस्वीरें तो लोग अभी तक नहीं भूले, जिसमें देश ही नहीं दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। तब अनंत अंबानी ने जो भी पहना था उसकी भी खूब चर्चा हुई। 2024 में हुई अनंत अंबानी की शादी में ही 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए थे। इसके अलावा अंबानी परिवार ने जो कपड़े पहने थे उसकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी। अनंत ने पाटेक फिलिप घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत 67 करोड़ से ज्यादा थी। 10 पीस घड़ियों का कलेक्शन भी पहना था जिसकी कीमत लगभग 260 करोड़ थी। 1 करोड़ 32 लाख रुपए के हीरे से जड़ा हुआ पैंथर ब्रोश पहना था। ऐतिहासिक बाजूबंद भी पहना था जिसकी कीमत 200 करोड़ बताई गई थी। अनंत अंबानी ने अपनी शादी में कई दोस्तों को 2-2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर दी थी। तो भैया ये है रौला जलवा कि 640 करोड़ का गिफ्ट मिला है शादी के बाद।